आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। एक पिता का दर्द आज देखना है तो कोसी कला के आर्यनगर स्थित मंगला नर्सिंग होम के मुख्य संचालक डॉक्टर नरेश मंगला की आंखों में देखिए। उन्होंने बहुत ही लाड़ चाव से अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी लाडली दीप्ति की शादी आगरा के डॉक्टर सुमित से की थी। 9 नवंबर 2014 का वो दिन डॉक्टर मंगला की आंखों और दिल से नहीं उतर रहा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी आगरा के जेपी ग्रांड होटल में करीब 1.5 करोड़ रुपए से खर्च करके की थी। दामाद भी लाखों में एक ढूंढा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस बेटी को वो आज हंसी खुशी विदा कर रहे हैं, उसके साथ उसके ससुराल वाले एक दिन ऐसा घिनौना खेल खेलेंगे कि उसकी ज़िंदगी ही उसे छीन लेंगे। क्या पता था डॉक्टर दीप्ति के भाइयों को, जिस बहन की शादी में धूमधाम से नाचते गाते अपनी बहन को स्टेज पर ले जा रहे हैं, क्या पता यह जीवन साथी उसका कातिल बन जाएगा। क्या पता था डॉक्टर दीप्ति जिसके गले में वरमाला डाल रही है, वो ही जीवन साथी उसकी ज़िंदगी का दुश्मन बन जाएगा। जिसने डॉक्टर दीप्ति की मांग भरी, 7 फेरे लिए, उसके बाद 7 वचन लिए, वही डॉक्टर दीप्ति का कातिल बन जाएगा। जो भाई रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी बहन आएगी और हमारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, और जैसे ही आगरा से उनके पास फ़ोन आया तो उन्होंने सोचा कि हमारी बहन का फ़ोन है, लेकिन फ़ोन पर जैसे ही बहन के ससुरालियों ने बात कही तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और भाइयों की कलाई सूनी हो गई। चंद रोज पहले आगरा के प्रतापपुरा नामदेव निवासी डॉक्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल के पुत्र डॉक्टर सुमित अग्रवाल के परिवार वालों ने, दहेज के लालचियों ने डॉक्टर दीप्ति की जान ले ली। जिस परिवार ने अपनी बेटी डॉक्टर दीप्ति को खुशी खुशी विदा किया, क्या पता उसी लाडली बेटी को वह अपने हाथों से मुखाग्नि देंगे। जरा देखिए इस मजबूर पिता की कहानी, कैसे शादी की एल्बम से लिपट लिपट कर रो रहा है और अपने आप को कोस रहा है कि क्यों मैंने अपनी बेटी की शादी की, जिससे उसकी जान चली गई। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है कि इस ज़माने में पढ़े लिखे नौजवान व वेल एजुकेटेड फैमिली के द्वारा भी यह घिनौना काम कर सकते हैं। हम आपको बता दें, इस पूरी घटनाक्रम में कोसी कला के सुप्रसिद्ध मंगला हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेश मंगला ने अपनी बेटी के कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर दीप्ति के कातिल पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब देखना यह होगा कि पुलिस पूरे घटनाक्रम में और कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। बेटी को 3 तारीख को मैं प्रारंभ से आपको बता दे रहा हूँ कि 3:30 के करीब मेरे को फ़ोन आया। बेटी से मेरी बात हुई, बेटी सकुशल थी। और उसके बाद 5:31 पर उसने अपनी माँ से बात हुई है, बढ़िया तरह से बात हुई है, 2 मिनट बात हुई है। 5:53 तक लड़की ऑनलाइन रही। उसके बाद लगभग 5:33 पर मुझे ये मैसेज मिला कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया, फांसी पर लटक गई। मैं इस बात से अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। कुल 40 मिनट के अंदर प्रतापपुरा से ताजगंज का फासला आने और जाने का, फांसी के फंदे से उतारने का, उसका CPR वगैरह करने का, वहाँ से लाने का, दरवाज़ा तोड़ने का 40 मिनट का समय काफ़ी नहीं होता है। मुझे पूर्ण रूप में लगता है वो हत्या है, आत्महत्या नहीं। 3 अक्टूबर 2014 को मैंने बेटी की शादी की, पर से लाड़ प्यार से शादी की थी। मैं पे नहीं था। उसके बाद भी चाहे मैं कर्ज लाया, मैंने 1.5 करोड़ करीब उसमें पैसा खर्च करके शादी की। बावजूद उसके इनकी भूख प्यास नहीं मिटी। जब भी 30 त्योहार भेजे मैंने, अच्छे से अच्छे भेजे, चांदी भी भेजा, सोना भी भेजा, लेकिन ये हर बार उसको ताने देते थे। कुछ दिनों बाद इनकी भूख इतनी बढ़ गई, इन्होंने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया। लड़की एक संस्कारी थी, सौम्य थी, सुशील थी। उसने कभी घर वालों से शिकायत तक नहीं की थी। बावजूद इसके एक दिन उसकी माँ ने मुझे बताया, मैं गया, मैंने उनकी भूख को शांत करने के लिए शुरू में पहले 20 लाख रुपए बाइक चेक दिया, अलग अलग अकाउंटों से दिया। सुमित और दीप्ति के अकाउंट में उन्होंने पैसे मांगे, मैंने दे दी। उसके बाद 2017 में फिर उसके संग मारपीट की गई।
इतनी मारपीट की गई कि वो घर से बाहर निकाल दिया गया। वो अपनी गाड़ी जो भी मैंने शादी में दी थी उससे कोसी कला आ गई। मैंने जब उसका हालत, चेहरा और शरीर पर निशान देखे तो मैंने उसका डॉक्टरी मुआयना कराया सोसैया अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। कोसी थाने FIR कराने गया तो कोसी थाना वालों ने कह दिया घटना इस तरह आगरा है, आगरा जाइए। मैं आगरा भी गया। आगरा जिस थाने में ये सब माहौल आता है उन्हीं में उनका घर और दुकान आती है। वो सब उन लोगों को जानते थे। उन्होंने मेरी FIR तो नहीं की बल्कि उनको सूचित कर दिया। उसी शाम को ये लोग आए, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे, नाटकबाजी करने लगे, सीने में दर्द आदि वगैरह वगैरह बताकर। मैंने बेटी को समझाया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये ले गए। उसके बाद फिर इनकी दहेज की मांग शुरू हो गई। फिर मेरे द्वारा 20 लाख रुपए के लगभग अन्य अन्य खातों से दिया गया। 2018 के आसपास मई में मेरी बेटी ने एक पुत्री को गोद लिया। उससे पहले 2 बच्चे उसके पेट में आए थे। उन बच्चों को एक 3.5 महीने का, एक 4.5 महीने का, क्योंकि सभी लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टरों से संबंध में कुछ ना कुछ ऐसा इंजेक्शन या दवा लगाकर उन बच्चों को गिरा दिया गया। पेट में दर्द होता था तो वो बच्चे सफाई करके निकलवा दिए जाते थे। मेरी बच्ची कभी माँ ना बने और मैं उसकी दूसरी शादी कर लूँ, ये बात उसकी सास और जेठानी बार बार कहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बताया। हम लोग गए, हमने फिर कहा सुनी की, फिर बोले ऐसा नहीं होगा आगे। हमने फिर एक पुत्री उनको गोद दिलाई जिसका नाम उन्होंने अनाया रखा। पुत्री के गोद लेने के बाद एक पुत्र मेरी बेटी के घर में फिर आया जिसका नाम उन्होंने कृषभ रखा। लेकिन वो बच्चा भी प्रीमेच्योर डिलीवर्ड कर गया और इस दुनिया में घंटे 2 घंटे जी कर चला गया। लोग पूरे सास ससुर जेठानी और जेठ उस बच्ची से बहुत नफरत करते थे। इन्होंने मेरी बेटी और दामाद को दुनिया को दिखाने के लिए एक किराए के अपार्टमेंट में रखवा दिया। इसका पति सुमित डेली माँ बाप से जाके मिलता था। इसका बाप दिल्ली अस्पताल में आता था शाम को, सारे पैसे को इकट्ठा करके ले जाता था। इनको खर्चे के लिए ही पैसे दिए जाते थे, वो भी लिमिटेड। मेरी बेटी एक एनेस्थेटिक थी, डॉक्टर थी, वेल क्वालिफाइड थी, सुशील थी, सुंदर थी। पता नहीं इन लोगों को किस चीज़ का डर था। ना तो अपने अस्पताल में ही एनेस्थीसिया का कार्य देते थे और ना ही दूसरी जगह कार्य करने जाने को देते थे। ज़्यादा बेटी के कहने पर, मेरे द्वारा बार बार कहे जाने पर भी 1-2 जगह जाने की इन्होंने परमिशन दी। बेटी इस चीज़ से भी बड़ी घुटन महसूस करती थी कि मेरे पापा ने इतना पैसा खर्च करके मुझे डॉक्टर बनाया और ये मुझे हॉस्पिटल में मैनेजर बनाना चाहती हैं। इसका ससुर आदेशित करता था सुप्रीम कोर्ट की तरह से, सोनिया गांधी जी की तरह से, और तुम घर आइए, बच्चों को लेके आइए, और वहाँ फिर इसकी बेइज्जती की जाती थी। बिटिया को अपने बड़े बेटों के बेटे बेटियों से नहीं मिलने दिया जाता था। यहाँ तक कि टॉफ़ी दिखा कर उसको खुद खाते थे, उसको नहीं देते थे। उसको बड़ी इंसल्ट फील होती थी क्योंकि वो उस चीज़ बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। 3 अगस्त 2020 के प्रातः 9:30 बजे मुझे एक फ़ोन आया। इस पर मेरे समधी ने मुझसे कहा कि आप की बेटी मेरा घर तोड़ रही है। मैंने उनसे कह दिया है ना तो राखी बांधने जाएगी, ना तुम्हारे भाई राखी बंधवाने आएंगे। अगर उनको राखी बंधवाने आना है तो कम से कम 20 लाख रुपए वो लेके आए। मेरे द्वारा ये कहने पर कि मैं आज तो अपने भाई की छुट्टी कराने एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद जा रहा हूँ, मैं कल या परसों में आके मिल लूँगा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा मुझसे कि अच्छा नहीं होगा, अगर तुमने आज पैसे नहीं भेजे तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाना। उस अंजाम के खुद के जिम्मेदार तुम हो गए।
और कोई नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। भाई की भी छुट्टी करानी थी, मैं गया, भाई की छुट्टी करा रहा था, छुट्टी कराते कराते मेरे पास 5:31 पर फ़ोन आया। मैंने उनको बता दिया कि मर गई है जिंदा है। मर गई हो तो फूंक दो भैया, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था। फिर भी आनंद फानंद में छुट्टी करा कर मैं पलवल से होता हुआ एक्सप्रेस हाईवे होता हुआ आगरा लगभग 10 बजे करीब पहुंचा। वहाँ उसकी हालत ख़राब थी। मुझे कोई कहानी बताई गई और नालायकों ने औरों को कुछ और कहानी बताई। किसी को बताया कि उसकी लाश नीचे पड़ी थी, किसी को बताया फंदे पर लटक रही थी। मुझे नहीं पता वो क्या हुआ, लेकिन वहाँ उसका इलाज करने वाला कोई भी एनेस्थेटिक न्यूरोफिजिशियन आज मौजूद नहीं था। मैं जानता था ये बेटी को यहाँ मार देंगे। मैं उसकी बेटी की जान को बचाने के लिए उसको पुनः वहाँ से सर्वोदय हॉस्पिटल फ़ोन करके सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद ले गया, जो 8 बजे सुबह पहुँचा। वहाँ उसने 3 दिन और ज़िंदा रही। 6 तारीख को अपने अंतिम सांस लेकर चली गई, तो दुनिया को छोड़ गई, मुझे अकेला छोड़ गई, उसके बाद ना तो कोई वहाँ 3 तारीख से 6 तारीख में ऐसे सास ससुर जेठ जेठानी आया, ना यहाँ दाग में कोई लोग आए उनके परिवार के। सिर्फ सुमित और एक मेरी देवतियाँ नहीं आई थी। इसके बाद आज मैंने बहुत इंतजार भी किया वो आए और कुछ हमसे कहें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनके खिलाफ FIR करा दी। FIR कराने के बाद डॉक्टर सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चारों वो लोग जो वास्तव में ही इस सारे पूरे हत्याकांड के हत्यारे हैं, वो आज भी आगरा के बाज़ारों में मिठाई और समोसे खाते घूम रहे हैं। पुलिस से मैंने बार बार निवेदन किया है, IG से लेकर SSP तक, कि इन हत्यारों को गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे। आज आप लोगों ने, मैं तो नहीं गया था, लेकिन जनता ने अपनी कोसी की जनता ने भी अपना आक्रोश प्रकट करते हुए सैकड़ों हज़ारों की तादाद में महिला पुरुष और सब समाज के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला बताया। अगर कैंडल मार्च में भी उन लोगों ने साफ साफ कहा है, अगर 3 दिन के अंदर हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए तो हम इंडिया गेट दिल्ली पर जाकर कैंडल मार्च करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, कोविड के नियमों के साथ होगा। हम कोई नियम सरकार का नहीं तोड़ना चाहते, हम संविधान पर भरोसा करते हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तान के संविधान को पूर्ण इज्जत देते हैं, हिंदुस्तान की पुलिस को पूरी तरह से इज्जत देते हैं। हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, कोई दबाव ना हो, किसी प्रकार के नेता का दबाव ना हो, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और वो लोग गिरफ्तार होंगे। अगर और इस चीज़ के लिए जब तक मैं ज़िंदा रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सेशन कोर्ट जाना पड़े, मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। मेरी आत्मा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब उसको न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।